सॉल्यूशन वाला चैप्टर ले लेते हैं केमिस्ट्री का। देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉलिड एडेड इन द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज बाय द इथा द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड इज द 0.2 व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ये इतना आता। तो बताओ रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये होता है। तो देखो लगा अपन फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल पी अपॉन पी नॉट ये होता है एक्स सॉल्यूट होता है। अब देखो अपन को डिक्रीज बोल ही रखा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है 10 से और फिर 20 से, तो ये पी नोट तो आ जाएगा। तो अपन कहेंगे डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स सॉल्यूट, ठीक है। तो अपन कहेंगे डेल पी टू सॉरी अपन को तो x2 पूछा है ना इसने, तो मैं कहूँगा x2 अपॉन x1 इज इक्वल टू क्या बोलूँगा डेल पी टू डिवाइडेड बाई डेल पी वन। डेल पी टू कितना बोल रहा है, कितना चाह रहा है 20 और ये हो गया 10, तो x2 आपके पास से कितना आया 2, ओके 2x1 और x1 अपन को दे कितना रखा है बोलो 0.2, तो 0.2 तो वैल्यू कितना आया 0.4, ये तो सॉल्यूट आया और अपन को सॉल्वेंट पूछा है। तो 0.4 अपन जानते हैं x से प्लस एक्स बी इजिकल टू 1, तो 0.4 हमारा सॉल्यूट आया, तो सॉल्वेंट कितना आएगा 0.6, ओके। तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 2 मोल ऑफ ईच इथाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज आर डिजोल्व 500 ग्राम ऑफ वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना होगा, जानते हैं अपन डेल टी बी इज इक्वल टू अपन क्या जानते रहे बोलो ओके अपन जानते हैं केबीएम होते, ठीक है। तो डेल टी बी केबी कितना 0.52 मोल, देखो ये क्या होता है मोल अपॉन डब्लू, तो अपन क्या करते हैं डेल टी बी 0.52 और मोल निकाल लो दोनों की। देखो क्या क्या कह रहा है 2 मोल ऑफ ईच इथाइलिन, तो मोल कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। और 500 ग्राम वाटर में डिजोल्व करना है, ये हो गया 500 हो गया सर, ठीक है। तो डेल टी बी मोल अपॉन 500 ग्राम बोला है अपन ने, और ये क्या होता है आपको मालूम है ग्राम में करें तो अपन 1000 करेंगे, ये तो किलोग्राम में वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 8, तो 8 इंटू 0.52 तो लगभग समथिंग अराउंड कितना आ रहा है बेटा 4। डेल टी बी को क्या लिखते हैं अपन बोलो टी एस माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 4, तो टी एस कितना आ जाएगा 273 और प्लस 4 बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 ना, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 मतलब 373 प्लस 4 मतलब समथिंग अराउंड 377 के आजू बाजू ऑप्शन होगा, 377 के आजू बाजू ऑप्शन होगा अपना, ठीक है। चलो आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है, ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल बी एक्सिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको बताया देखो हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। अपन इसको गुजराती में बोलते हैं संख्यात्मक गुणधर्म, ठीक है। वो क्या कहता है वो ज़्यादा होते, और वो ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि आपका आयंस ज़्यादा है, ठीक है, और वो ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ये दो तो बढ़ते हैं, और आपका फ्रीजिंग पॉइंट और आपका वेपर प्रेशर वाष्प दबाव वो क्या होते हैं कम। अपन को क्या बोला हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब आयन सबसे ज़्यादा कहाँ है ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं अपन, आई मल्टीप्लाई सी, आई तो कितना हो गया 2 आई मतलब 1 का फैक्टर 2 और 1 3 आयन हो गया 0.01 हो गया, ओके। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना हो गया, एक आयन ग्लूकोज एक ही आयन में टूटेगा और 0.015, और यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलने जाएगी तो 0.01 और यूरिया 1, और यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलने जाएंगे तो 0.01 और 2, तो सबसे ज़्यादा किस में आया फर्स्ट ऑप्शन, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछे। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट, ओके,
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द प्योर सॉल्यूट, सही बात है। कोई भी अगर सोल्यूट ऐड करते हैं, द्राव्य ऐड करते हैं, तो हमेशा बाष्प दबाव वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही आ रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन द प्योर, गलत हो गया। वेपर प्रेशर तो कम होता है। ओनली सॉलिड मॉलिक्यूल सॉलिडिफाइड इन द फ्रीजिंग, गलत। ओनली सॉल्वेंट, आपको मालूम है ए और डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अरे अपन जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल डाल रहे हैं, ओके, तो किसको वो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, ये काम कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए करते हैं, सॉल्यूट का थोड़ी होता है। चलो, वांटा फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, ये सही है। आइसोटॉपिक का मतलब सॉल्यूशन इस ऑस्मोटिक पर बैलेंस सेम हो। के एफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, एजियोट्रोपिक मतलब सॉल्यूशन विद सेम कंपोजिशन अबाउट इट। तो ऐसा ऑप्शन देख लो। हाँ, पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकंड, चौथा ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इन 1 मोलर सॉल्यूशन कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट, देयर विल बी, अरे यारो बताओ आप, मोलैलिटी क्या होती है, N/W2, ठीक है, केजी में। तो ये बोल रहा है 1 मोलर, 1 चाहिए, 0.5 चाहिए, तो ये कितना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये केजी में 0.5 केजी चाहिए अपन को, तो ये 1 बनेगा ना। तो यहाँ से अपन को या तो ऐसे निकाल लो कि सर W2 निकालना है, तो W2 का वैल्यू कितना आया, 0.5 केजी, मतलब कितना ग्राम रहे, 500 ग्राम। नेक्स्ट क्या हुआ रे, द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेर प्रिपेयर्ड डिजॉल्विंग 100 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। देखो इसमें वेट, सबका वेट सेम दिया है, 10 10 10, ओके, ये भी 10 दिया, ये भी 10 दिया, और ये भी 10 दिया, वेट सबका सेम है। तो कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर बताओ। तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है रे, पाई इज इक्वल टू, ये लो, ये फॉर्मूला होता है अपना। तो अपन को ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, पाई तो मॉलिक्यूलर वेट का ऐसा आएगा, बात समझ में आएगी। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा ना, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऐसा। तो मोलर मास सबसे ज़्यादा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। देखो मोलर मास सबसे ज़्यादा, सबसे कम मोलर मास किसका होगा, पानी का, उसके बाद में ग्लूकोज का, उसके बाद में आपके नहीं, उसके बाद में यूरिया का। रुको 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 रुको, कौन कौन है, ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज। तो सबसे कम कौन आएगा, यूरिया, मतलब P2 सबसे ज़्यादा, फिर P1 और फिर P2। तो सेकंड ऑप्शन आ गया, जिसका ये ज़्यादा उसका वो कम, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, अपन को मालूम है परसेंट कार्बन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक मास एलिमेंट का मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से एटॉमिक, ये अपन को बोल रहा है 10.8, एटॉमिक मास हो गया 12, ये हो गया 250 इंटू हाँ सॉरी, तो ये हो गया 10.8। एटॉमिक मास कितना है वो देख लेंगे अपन कार्बन का, यहाँ सॉल्यूशन हो गया 250 इंटू 100। तो एटॉमिक मास नहीं, नॉट एटॉमिक मास,
परसेंट, अपन को क्या दिया है, परसेंट कार्बन दिया है। परसेंट कार्बन क्या होता है, वेट ओके ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये 10.8 है अपने पास। वेट ऑफ सॉल्यूट वही चाहिए हमारे को, सॉल्यूट ओके डिवाइडेड बाय ओके, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 और इंटू 100, तो 10.8 250 और ये कितना आ गया 100। तो यहाँ से वैल्यू वेट कितना आ रहा है हमारे पास 27 ग्राम, ये आ गया हमारे पास 27 ग्राम आए ओके, मतलब कार्बन का सोल्यूट का ओके, ये आ रहा है 27 ग्राम। तो हम क्या कहेंगे, बोलो 27 ग्राम हमारा वो आ रहा है, कार्बन आ रहा है, कार्बन, ये कार्बन का वेट आ रहा है ओके, वेट ऑफ कार्बन, ये कार्बन का वेट आ रहा है। चलो तो हम क्या कह रहे हैं, 27 ग्राम कार्बन आ रहा है, बातें समझना आप। और वो क्या कह रहा है 10.8 100 में, तो मैं कहूँगा कि 27 में कितना होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, तो मैं कहूँगा देखो समझना बात को, 10.8 ग्राम कार्बन है तो हमारा 100 ग्राम वो है, ठीक है, बातें समझना आप। टेन 10.8 ग्राम ओके, एक मिनट, हंड्रेड ग्राम 10.8 ही है। तो देखो यहां से क्या मिल रहा है अपन को, $27 ग्राम, वापिस लो देखो धीरे धीरे धीरे, $89.2। तो हमारा ग्लूकोज कितना है एक्चुअल में 89.2 ओके, और ये बोलो ये तो हमारा 100 का आंसर है, ऐसा 100 में वो इतना है। तो
मोलिलिटी क्या होती है? मोल अपॉन W2 1000 ग्राम में। तो हमारा मोल कार्बन 27 आया। तो अपन का वेट ऑफ ग्लूकोज बताओ। तो वेट ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा बोलो? वेट ऑफ ग्लूकोज 10% में 27 ग्राम, ये तो परसेंटेज है, मतलब उसमें 27 ग्राम अपना 100 में 27 इतना है। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ 100 में इतना है, हाँ, तो 250 में कितना होगा ऐसा? हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब देखो 27 और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो 72 ग्राम हम कहते हैं तब वो 180 ग्राम होता है। हाँ अब सही है, देखो अब सॉल्व कर देंगे इसको। अपन क्या कहेंगे कि 72 ग्राम जब कार्बन होता है तो वो 180 ग्राम होता है। एक होगा तो 180 डिवाइडेड बाई 72, ठीक है कितना? 27। तो 180, 72 और 27, ये आंसर आ जाएगा। तो सही, अब आंसर आ जाएगा। तो ये लगभग 25 थी पीछे, तो 3 बार, तो ये लगभग 60। तो कितना वेट आ रहा है? अब आ जाएगा देखो 60, 180, 1000 और ये W2 कितना आया अपने पास? 250, ठीक है। ये आ गया आपका 4, ये 0, 1/3, ठीक है। तो M का वैल्यू लगभग 2 के करीब। देखो 2 के करीब क्यों? देखो ये और गड़बड़ कर दिया अपन ने। हाँ गड़बड़ी अपन कर रहे हैं, देखो 60 ये है 250 में, तो ये समथिंग अराउंड 190 आएगा ना, सही है, 190 के करीब आएगा। तो 190 के करीब आएगा। वापस लिखता हूँ, देखो मैं W2 लिखना था अपन को, यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। तो देखो मोल कितना लिखेंगे अपन? समथिंग अराउंड कितना आ रहा है? 63 के आजू बाजू, ठीक है। इसका वेट आ रहा है यहाँ से कितना? लगभग 63 ग्राम के करीब। और 1000 हो गया, वेट आपका कितना हो गया? W2 250 में से आपको 63 माइनस करेंगे तो लगभग 290 कर लो रे। हाँ 190, और ये 180 हो गया। 0 0 0 0 और ये 630। और अगर ये इसको मैं क्या मान लूँ रे, 18 और 20 ना, तो समथिंग अराउंड 630 और 190 नहीं आ रहा, तो उससे भी कम आ रहा है वैसे तो। 63 कर रहे हैं ना अपन, 87, तो लगभग अगर लगभग 310 के आजू बाजू, ठीक है, 310 के आजू बाजू, तो 2.06 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे चल वापिस इसको देख लो, एक बार वापिस कर लेते हैं इसको, अपन पूरा समझाते हैं आपको। देखो आराम से वापिस समझाते हैं आपको पूरा। आ जाओ, देखो पहले अपन को ये दे रखा है परसेंट W/W, इसको लिख दो। क्या लिखोगे? W1 अपॉन W इंटू 100। ये कितना दे रखा है? 10.8 दे रखा है W1, और W तो अपन को दे रखा है 250 और 100। तो यहाँ से W1 निकालोगे, ये इसको कैंसिल करोगे, 2.5 लगभग 27 ग्राम आ गए। अब हम क्या कह रहे हैं? देखो कार्बन फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6। हम कह रहे हैं कि जब कार्बन 72 ग्राम होता है तो ग्लूकोज होता है 180। तो एक होगा तो 180 डिवाइडेड बाई 72 है कितना? वो 27। तो 180, 72 और 27, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। 63 नहीं, 67.5 ग्राम के करीब ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या लिख दो, मोल, मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या होती है, मोल अपॉन W2। मोल कितना लिखोगे, 67.5, तो ये आ गया 180, आ गया 1000, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे आप, 182.5 कर दो। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 1.1 कर दो, ठीक है, और ये 18 कर दो, तो लगभग 18 तो 67 और ऐसा और 18 कितना आता है, लगभग 324, तो आंसर आ गया ना 2.06, तो 2.06 ऑप्शन आ जाएगा आपका, 2.06। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्या बॉइलिंग पॉइंट ये 2% है, और ये A इक्वल टू द ये नॉन वोलेटाइल, द रिलेशन बिटवीन द, तो देखो क्या कह रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% सॉल्यूशन इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, तो अपन जानते हैं देखो डेल TB इज इक्वल टू क्या होता है, KBM होता है। तो यहाँ से देख लो, दोनों उसी में है, तो KB सेम हो जाएगा, ठीक है, और तो मेरे पास डेल TB सीधा इज इक्वल टू क्या आया, M आया, और M को क्या लिख सकता हूँ मैं, W/M इंटू 100, और बोलो W2 ग्राम। तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, क्या क्या सेम बोल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 2% और 8% ये बोल रहे हैं। देखो डेल TB इज इक्वल टू होता है KBM, हो गया। अब M इज इक्वल टू अपन जानते हैं क्या होता है, W/M 1000, और क्या आ रहा है आपका, W2 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, ओके। परसेंट दे रखा है अपन को, एक्वस सॉल्यूशन 2% एक्वस सॉल्यूशन है, 8% एक्वस सॉल्यूशन, मतलब अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, मोलर मास बचा 1000 बचा, तो ये लगभग परसेंट है, एक्वस सॉल्यूशन, तो अपन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डेल TB, ठीक है। परसेंट, ये परसेंट मैं ऐसा लिख दूँ W, और मोलर मास हो गया 1000 से तो कैंसिल, और 1000 हो गया, ऐसा बना, तो मैं ऐसा बोल दूँ डेल TB, ओके, और डेल TB 1 और 2, ठीक है। परसेंट एक का बोल रहा है 2, दूसरे का बोल रहा है कितना 8, मोलर मास उल्टा आ जाएगा, ओके, मतलब B/A, तो ये आपका कैंसिल हो गया 4, ठीक है। और ये कह रहा है इक्वल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये इक्वल बोल रहा है, ये सेम बोल रहा है 1, तो बताओ MB क्या आ रहा है, 4 टाइम्स ऑफ MA, ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व इन द इतना, और फॉर्मिक एसिड इतना, द वांटा फैक्टर ऑफ द फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन है, वांटा फैक्टर कितना होगा, तो अपन जानते हैं डेल TF इज इक्वल टू KFM, तो आ जाओ, तो ये दे रखा है अपन को 0.0405, ठीक है, KF कितना है 1.86, चलो, और क्या दे रखा है, ML दे रखा है मोलरिटी, ओके, तो यहाँ से सीधा ही निकालो, देखो W इज इक्वल टू DV होता है, तो W डेंसिटी कितना दिया 1.05, वॉल्यूम कितना दिया 0.5, ठीक है, तो 40 और
5, तो ये ऑप्शन लग दो 0.540, तो इसका आधा, तो इसको 1.86 और 0.54, तो लगभग आप करोगे इसको 0.6 न 8890, तो 1.1 के करीब ऑप्शन बैठ जाएगा। चलो नेक्स्ट, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ। तो देखो ये एथिनॉल और एसीटोन, अपन जानते हैं बेंजीन टॉलुइन तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, और एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जानते हैं ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, और क्लोरोएथेन ब्रोथेन ये भी आइडियल का एग्जांपल है। तो पॉजिटिव का केवल कौन सा एग्जांपल हुआ, एथेनॉल और एसीटोन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 0.6 एक्वस सॉल्यूशन ओके है लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जिसका CP ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो CP ज़्यादा किसका आ रहा है, इसका आ रहा है। आइन ज़्यादा कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। द प्लॉट ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, और ये बोल रहा है अपन को। तो पाई इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, अपन जानते हैं CRT होता है। तो इसके और इसके बीच में ग्राफ है, तो ये अपना क्या हो गया, स्लोप, ढाल हो गया, ढाल। तो मैं कह दूँ RT का वैल्यू मेरे पास कितना दिया इसने, 25.73। तो T मेरे को पूछा ना इसने, तो 25.73 और R बार में कितना होता है, तो 0.0831 ना, तो ये लगभग आ गया 25.73 डिवाइडेड बाई 8, तो समथिंग अराउंड कितना आया है, बोलो आप, ये 310 केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ Na+ आयन पर किलोग्राम। देखो पर किलोग्राम ऑफ द वाटर, मोलेलिटी, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। बोलो मोल अपॉन क्या होता है, W2, ओके 92, और सोडियम सल्फेट बोला ना, हाँ सोडियम सल्फेट क्या होता है, पर किलोग्राम। तो 2 सोडियम है तो कितना आएगा, बोलो। सोडियम सल्फेट कंटेन 92 ग्राम ऑफ सोडियम पर किलोग्राम ऑफ वाटर। द मोलिटी ऑफ सोडियम आयन, अच्छा सोडियम आयन ही पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 23, और ये तो पर किलोग्राम बोल रहा है तो 4 आ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए वाटर इतना इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सेचुरेटेड एयर इतना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ड्राई आइस। तो मैं कहूँगा टोटल प्रेशर क्या होगा, पानी का प्रेशर प्लस एयर का प्रेशर, ठीक है। अब देखो पानी वाला डाटा दिया है मेरे को, तो बोलो क्या क्या डाटा दिया है, हाँ पानी का। तो देखो मैं बोलूँगा पानी वाटर इज इक्वल टू पी टोटल और मॉल फ्रैक्शन। पी टोटल मेरे को दिया 1.2, मॉल फ्रैक्शन दिया है 0.02, तो 6 दूनी 12 दूना 24, ओके 1.2 ना, तो 0.024 आंसर आ गया। और टोटल कितना है 1.2, और ये आ गया 0.024 आंसर, तो पी एयर आ जाएगा कि, तो पी एयर कितना आ गया 1.2 में से माइनस करो ही, ठीक है, जो भी दे रखा है, कितना दे रखा है 0.024, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 1.176, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड। कह रहा है व्हाट वेट ऑफ द ग्लूकोज मस्ट बी डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर लोअर द वेपर प्रेशर इतना, ओके। तो कुछ तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डेल पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या होता है एक्स, ओके। मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो सीधा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ओके, ऐसा कर सकते हैं आप इसको। चलो डेल पी कितना दे रखा है 0.2, पी एस
देखो 54.2 में से माइनस करोगे तो 54 आ गया। सॉल्यूट, यही वेट पूछे, कौन है 180 ग्लूकोज। सॉल्वेंट कितना बोला 100, 18, तो W देख लो कितना आएगा। ये आ गया अपना 27, 270, ठीक है। और ये 18 से 18 कैंसिल हो गया आपका, 18 से 18 कैंसिल हो गया, हुआ तो W बाई 1000, तो 1000 बाई 270 ऑप्शन आ रहा है, 0, ठीक है। तो 10/2.7, 3 करता 3 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है। 2 ऑप्शन है, 3.6 ना, एग्जैक्ट निकालो। 27 कितना रहे 2.73, 7 21, 8, 8.1, 1.9 बचा, 0, ओके। तो यहाँ कितना आएगा 3 पे 6 बार, तो अपने पास ऑप्शन आ रहा है 3.69 ऐसा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए मोलरिटी ऑफ द डाइल्यूशनल डबल, मोलरिटी डबल कर दिया आपने तो मोलर डिप्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा रे, वो तो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सॉल्यूशन इतना इथाइलिन ग्लाइकोल, इतना अमाउंट ऑफ वाटर इज सेपरेटेड एज आइस, तो निकाल लो आप। KF कितना आ रहा है, कौन है इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब 46, पक्का ना, कितना है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, हाँ 4, ठीक है। 11.8, 11, 110, अठार 5 90 और 18 छिकी 108, 2 बचा, 64 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। नहीं 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 64 नहीं आ रहा है, ये तो पानी, जो पानी है वो। अब हमारे को क्या कह रहा है, ये तो हमारे को सीधा ही दे रहा है। 1 मिनट, क्या निकाल रहा हूँ मैं ऐसा, 1 मिनट रुको 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 रुको, क्या ही निकालने लग गया देखो। 1.86, ये तो हमारे को सीधा ही दे रखा है देखो, 62 और ये 62, यही गड़बड़ी कर रहे हैं अपन। 1000, ओके, हाँ ये पूछ रहा है आपको W2, ये आपको याद करो, ठीक है, ये आपको याद करना है। वेट अपॉन ये क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन कंटेन 62 ग्राम इथाइलिन इन 250 ग्राम वाटर, सब कुछ ही दिया है इस हैं।
क्या, एक मिनट, 10 बोल रहा है ये, हाँ 1.86। अब ये क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो इथाइलिन ग्लाइकोल 62/62, ये हो गया उसका वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। हाँ अब यहाँ से क्या आया, और W2 मेरे को नहीं पता ना, कैसे नहीं पता, देखो इसने बोल रखा है, तो फिर क्या ही निकालेंगे इसमें से। separated as a ice, हाँ सही है, सही, ये निकाले एक बार। तो W2 यही गड़बड़ कर रहे हैं, 100/1.8 ये आंसर है, तो ये आंसर आया 55 पॉइंट, सही है। देखो ये इससे कैंसिल हो गए, क्या ही कर रहा है यार। 186 ऐसा है, ये 186 तो क्या है, जो पानी है वो वाला है, और टोटल, अब मैं टोटल आइस और वाटर, तो हमारे को पता लग गया टोटल था 250 माइनस 186, तो ये आइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आइस कितना आया 64, तो 64 आंसर आ गया। क्या किया, मतलब ये जो W2 लिखते हैं वो तो अपन क्या लिखते हैं, जो पानी रहता है वो, तो ये मेरा डाटा आएगा वो एक्चुअल में पानी रहा हुआ वो आंसर आएगा, बस समझ में आएगी। चलो 40% आयनाइज्ड है, तो बताओ द वैल्यू ऑफ वांटा फैक्टर, क्या होता है फॉर्मूला, 1 + n-1 अल्फा, 1 प्लस कितने में टूट रहा है, 3 में, 3 - 1 और 0.4, तो 1 + 2.8, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.8। ठीक है, कह रहा है कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ग्लूकोज 2K, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन इज सेम सॉल्वेंट इज द 2K, द रिलेशन बिटवीन द KB एंड KF, तो लगा दो डेल TB इज इक्वल टू होता है KBM, ओके, और डेल TF इज इक्वल टू भी क्या होता है KFM, तो आपको दोनों ये सेम दे रखा है, तो सेम करा है तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो मैं कह दूंगा KBM बराबर KFM। ठीक है, तो पहला वाला जो KB वाला है वो कितना है 2 मोलर सॉल्यूशन, ओके, नहीं 1 मोलर, तो ये KB आ गया 1, तो KF ये कितना बोला, तो KB बराबर 2FM, ये रहा। ठीक है, ये लो, ये हो गया। नेक्स्ट अपने पीरियोडिक टेबल, फटाफट, तो देखो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल है रे, तो ये कैसे करेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट, ये अपन को दे रखा है, तो क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अपन जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है, तो देखो ये सबसे राइट, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में, तो C, B, A और D, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है ना, the element that does not belong to the same period of the element modern period, okay,
देखो ऑस्मियम, पैलेडियम और इरिडियम। ओके, पीटी होता है वो आपको मालूम है कौन सा पीरियड में आता है, 6th पीरियड में, और ये बाकी सारे के सारे 5th पीरियड का एग्जाम्पल, तो यही ऑप्शन हो गया। इंक ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई, ओके एटॉमिक रेडियाई का बढ़ता हुआ ऑर्डर, इनकरेक्ट, तो यही गलत हो गया, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होता है ना, तो यही गलत हो गया। बाकी बराबर, सीजियम ज़्यादा होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा होगा, बाकी रेडियस बराबर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्पोनेंट बिलोंग टू द मेन ग्रुप एलिमेंट। ओके, मेन ग्रुप किसको बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट किसको बोलते हैं? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को। तो ऐसे चूज करो अपने, ये एस का है बराबर, तो एक तो ये राइट हो गया। ये कौन सा हो गया? ये तो डी हो गया, नहीं आएगा। ये आपका कौन सा हो गया? बोलो, पी हो गया। और ये कौन सा हो गया? डी हो गया। और ये कौन सा हो गया आपका? ये आपका DF2 ना, D2। ये भी आपका कौन सा हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो अपना एस और पी का कौन है? ए और सी। तो ए और सी मतलब मेन ग्रुप, मतलब पी और एस ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीड द साइज ऑफ F माइनस नियॉन ये अफेक्टेड बाई, किससे अफेक्ट होती है रे? चार्ज से अफेक्ट होती है ना। जितना ज़्यादा माइनस आ जाएगा साइज बढ़ेगा, प्लस आ जाएगा तो साइज कम होगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है अपन को, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा तो किसकी आनी चाहिए? फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की। क्या पूछा है अपन को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की आएगी, फिर ये आएगी, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आयन with 5s proton its यूनिपॉजिटिव स्टेट। यूनिपॉजिटिव स्टेज आ गया, तो एस इलेक्ट्रॉन देखना है अपन को। 5s 55 एटॉमिक नंबर में, 55 में तो 54 हो गया। और 54 कौन सी वो आती है? XC आता है ना, XC 54 है ना, अगर करके 0 रन। हाँ, तो इसमें S कितना आ जाता है? 1s2, 2s2, 2p6, ओके, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, तो यही आएगा। फिर बोलो कितना हो गया? 30, 38, 4d10 और 5px। ठीक है, 30, 36, 48, 54 बराबर। तो s कितना है? 2, 4, 6, 8 और 10, तो 10 ऑप्शन है। कह रहा है कि द एलिमेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लार्जेस्ट आइन, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आइन कौन होगा? जिसमें माइनस साइन होगा, तो n-3 आएगा ना। फिर इसका नाम अन्य 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 अन्य, ऐसा ऑप्शन देखो, और यूनिनियम थर्ड ऑप्शन। सॉरी अन इनियम फर्स्ट ऑप्शन। फिर क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, देखते हुए ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, ऑक्सीडिक ऑक्साइड है। तो कितने एसिडिक ऑक्साइड आए? 4। ठीक है, फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर नियरली सेम। तो रुबिडियम और सीजियम, हाँ लगभग सेम ही होता है इनका। एक का 48 के करीब होता है, एक का 51 के करीब। सही है। ओके, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम का एक का होता है, नहीं सोडियम का होता है 51 और 47,
इसका होता है 41 और 42, इन दोनों का सेम होता है। तो देखो वैसे तो तीनों का सेम ही है, ए बी और सी लगभग सेम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आंसर देने जाएंगे तो ये आंसर देंगे ए और सी, क्योंकि इसका 42 और 43 और इसका एग्जैक्ट सेम होता है 92। एलिमेंट बिलोंग टू द ए और पीरियड द वैलेंस सेल जस्ट ई अबव। तो देखो रे कौन से पीरियड में आ रहा है, फोर्थ में, और उसके ऊपर थर्ड, अरे ये तो आंसर फोर्थ पीरियड के जस्ट ऊपर, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16 है, मतलब ऑक्सीजन जैसा है, तो उसके ऊपर जस्ट क्या होगा सल्फर। सेलेनियम के ऊपर जस्ट ऊपर क्या होगा सल्फर। द सेट इन विच कंपाउंड है द डिफरेंट नेचर, डिफरेंट नेचर देखो आप, बेरिलियम और एल्यूमिनियम सिमिलरिटी शो करते हैं, सेम जैसा ही आएगा। ये क्या दोनों एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, रुकना, डिफरेंट नेचर पूछा ना, ऊपर वाले दोनों कैसे हो गए एम्फोटेरिक, नहीं 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 नहीं, हाँ ये एम्फोटेरिक नेचर हो गया, बोरॉन एसिडिक हो गया, और एल्यूमिनियम, हाँ एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है। तो एक एसिडिक दूसरा, यही ऑप्शन हो गया सही। ये दोनों कौन कौन से है, एसिडिक एसिडिक, ये बेसिक बेसिक, हाँ तो सेकंड ऑप्शन सही। द मेटल दैट वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और पीरियोडिक पोजीशन क्लोरीन मेटेलॉइड, तो बहुत कम किसका होता है, गैलियम का होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आजू बाजू होता है। मिला दो अपने अन नील 101 मेंडेलियम, सही बात है। अन नील ट्राई 103 लॉरेंसियम, ये सही बात है। अन नील हेक्सीनियम तो 106, ओके सेबोरियम, ये भी सही है। अन अन और अन 111, ये गलत हो गया। ये कौन सा आ गया, रोटेंजेनियम आता है ना, ओके रोटेंजेनियम आता है इसकी जगह, तो ये गलत हो गया डी। क्या कह रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ग्रुप 13 एलिमेंट इज इतना आ रहा है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट पी ब्लॉक 5 प्लेस्ड डायगोनली टू द कितना होगा, ओके ये इसका आर और डायगोनली पूछा है, तो डायगोनली देखो ऐसा 4s2 4p1 है, इसका डायगोनली क्या आएगा इधर, यहाँ क्या आएगा बोलो, यहाँ क्या आएगा 4s2 4p2, तो यहाँ क्या आएगा 5s2 और 5p2, ऐसा ऑप्शन देखो आप। क्या कह रहे हैं, 114 एलिमेंट डिस्कवर किया, तो कैसे बिलोंग करेंगे, तो देखो 118 पे इनर्ट गैस आता, तो 117 पे कौन आएगा, हेलोजन आएगा। 116 पे कौन आएगा, ऑक्सीजन फैमिली। 117 पे 115 पे नाइट्रोजन फैमिली, और 114 पे क्या आएगा, कार्बन फैमिली। मिला दो, ये बेसिक ऑक्साइड हो गया, ये एम्फोटेरिक हो गया, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड हो गया, और ये आपका न्यूट्रल हो गया। 1 का 2 और 2 का 4, ये ऑप्शन हो गया। तो ये पीरियोडिक टेबल, ये अपना तीसरा पार्ट भी खत्म होता है, ठीक है। तो बेटा अपन केमिस्ट्री का केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ओके।
तो 1 बाय 1 पहले बायोमोलिक्यूल्स का कर लेते हैं अपन, फिर इक्विलिब्रियम का करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं अपन। देखो बेटा एक आसान सा चैप्टर है और 1 से 2 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं, और बेटा पूरा रटने का चैप्टर है, तो थोड़ा चलो। तो ए टेट्रापेप्टाइड एक्ट्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। द नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड पॉसिबल इन्वॉल्विंग ईच ऑफ दीज एमिनो एसिड। तो देखो टेट्रापेप्टाइड्स पूछें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो देखो आपने मैथमेटिक्स में एक परम्यूटेशन पढ़ा होगा, तो कितने कितने ये लोग हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन और एमिनो एसिड 4। तो अपन अगर ऐसा नंबर निकालना चाहे, ओके, क्या पूछा था? नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड, नंबर ऑफ टेट्रापेप्टाइड। तो बेटा ऐसे कॉम्बिनेशन निकालने ओपन को, तो परम्यूटेशन आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज हो, तो क्या है, कितने लोग हैं? 4। तो कैसे करते हैं अपन? 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, तो कितना आ गए? 24। ओके, परम्यूटेशन ऐसा ही करते हैं अपन। ओके, पॉसिबिलिटी कितनी है टेट्रापेप्टाइड्स की, लोग कितने, वहाँ से 1 बाय 1 माइनस करते करते मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 24 पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन्स? एडिपिक एसिड, ओके, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी होता है आपको मालूम है, और बाकी कोई विटामिन है नहीं। नेक्स्ट सुगर एक्स इज फाउंड हनी। बोलो रे, हनी में कौन होता है? फ्रक्टोज होता है ना। ओके, कीटो सुगर, फ्रक्टोज से एग्जिस्ट है। अल्फा एंड बीटा फॉर्म आपको मालूम है, साइक्लिक फॉर्म होती है फ्रक्टोज की, अल्फा और बीटा हेलिक्स। ओके, और लेवर रोटेटरी, तो कौन आ जाएगा? डी फ्रक्टोज, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज होता है ऐसा। सुगर विच डज नॉट गिव रेडिश ब्राउन प्रिसिपिट विद अ फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो आपको मालूम है टॉलन रिएजेंट, ओके, फेलिंग सॉल्यूशन, इनके बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है? बोलो। नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होती है? सुक्रोज। नेक्स्ट बेटा, द रीअरेंजमेंट विद विच ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द करस्पॉन्डिंग टेस्ट एंड प्रोडक्टर। देखो ना, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट, टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट करती है भाई, एससीएन से भी, क्योंकि एससीएन से कौन रिएक्ट करता है? जिसमें सीएचओ ग्रुप होता है, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सी प्रिएजेंट। ओके, देखते हैं NH2OH, आपको मालूम है। ओके, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ भी एल्डिहाइड रिएक्ट करता है, तो ये दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ग्लूकोज का जो साइक्लिक फॉर्म है, ओके, तो उसके अंदर क्या होगा, जो CHO ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है, और जब तक फ्री नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ऑप्शन आएगा, कौन कौन सा ऑप्शन आया? बी और ई। ठीक है, नेक्स्ट, ए यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन पोजीशन ऑफ शुगर न्यूक्लियोसाइड। सही बात है, अगर अपन शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जोड़ते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। सही बात है। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू द फॉस्फोरिक एसिड, ओके, तो 5 डे फॉस्फोरस है, तो 5 डे पोजीशन ऑफ शुगर इज द न्यूक्लियोटाइड। देखो यहाँ तो सही है, लेकिन ये फॉस्फोरस नहीं होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, H3PO4 होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? D प्लस ग्लिसरॉल HCN के साथ रिएक्ट कराओ। तो देखो आपको मालूम है HCN ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है? अगर आपको याद आ रहा हो तो ग्लिसरॉल्डिहाइड अपन इसको कुछ कहते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। याद आ रहा है आपको? ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, क्या है रे? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं ना अपन। तो देखो इसकी रिएक्ट अपन HCN के साथ करा रहे, तो क्या मिलेगा अपने पास? बोलो। HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो CN आ जाएगा, ओके, OH आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा S। ठीक है, ऐसा बना। फिर इसका आप रिएक्शन करवाओगे, ओके, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? पानी के साथ।
तो पानी के साथ ये CN किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। ये लो COOH, ठीक है। और इधर कर देते हैं, इधर आगे ही चला देते हैं आगे। तो देखो आगे क्या होगा, ये COOH में चेंज हो जाएगा, ओके, COH, ठीक है, H, ये लो OH, H। अब क्या होगा, अब क्या कह रहा है HNO3। HNO3 क्या आपको मालूम है, HNO3 क्या करता है, जो एल्कोहल होता है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बोलो। HNO3 का क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन। तो जो फ्री एल्कोहल होता है, जो फ्री एल्कोहल होगा, जैसे ये यहाँ होता है CH2OH, CH2OH, तो जो फ्री एल्कोहल होगा, टर्मिनल एल्कोहल, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ तो CH2OH ही रहेगा, लेकिन फर्दर कंसनट्रेट HNO3 का क्या काम होता है, कंसनट्रेट HNO3 का काम होता है ऑक्सीडेशन का, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन कर देगा COOH, OH, H, OH, H और COOH। क्या बोलते हैं इसको, मीजोटार्ट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं अपन, मीजोटार्ट्रिक एसिड। तो मीजोटार्ट्रिक एसिड, अगर देखो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। तो प्लेन अपन को दिख ऐसा रहा है, अपन को ऐसा दिख रहा है कि 2 कीरियल सेंटर है, ठीक है। तो 2 की पावर 4, तो 4 इसमें बनेंगे, लेकिन नहीं बनेंगे इसमें। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट। समझ में आएगी। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनता है, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके। एक ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मीजोटार्ट्रिक एसिड। बस समझ में आएगी। तो एक ऑप्टिकल इनएक्टिव और दूसरा एक्टिव, तो मीजो प्रोडक्ट बन रखा है ना, 1 मीजो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा बनेगा। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म बाय द 2 अमीनो एसिड। 2 अमीनो एसिड है, तो ट्राइपेप्टाइड बोला है अपन को, A और B। तो देखो अपन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। हो सकता है ट्राइपेप्टाइड ऐसा हो सकता है, हो सकता है ट्राइपेप्टाइड ऐसा हो सकता है, हो सकता है ट्राइपेप्टाइड ऐसा हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है ट्राइपेप्टाइड ऐसा हो सकता है। तो 4 ही पॉसिबल है। उसके बाद में तो सेम ही आ जाएगा। तुम कहोगे सर BAA, ओके, तो वो बात तो यही हो गया ना। तो ये अपन को 4 तरीके के पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 तरीके के ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल है। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो विटामिन A जीरोप्थेलिया के साथ में लाओ, और थियामिन ये आ गया बेरी के साथ मिलाओ, एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी के साथ मिलाए, राइबोफ्लेविन चिलोसिस। तो 1 का 3rd, ओके, और सेकंड का क्या आ रहा है, 1st। तो 1 का 3rd, सेकंड का 1st, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ द बीटा फ्रुक्टोज इज फाउंड इन। किस में होता है बोलो ये, ओके, बोलो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस में होगा बोलो, कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पूछा है, 1 और 2 के बीच। और 1 और 2 के बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, देखो अपने माल्टोज होता है 1,4 होता है, ठीक है, और लैक्टोज होता है, और कौन सा होता है, सुक्रोज। तो 1 अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा फ्रक्टोज, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो किस में होता है, सुक्रोज में होता है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च अदर नेम क्या होता है एनिमल स्टार्च का, बोलो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज नॉट एक्सक्रीट इजीली। तो विटामिन B12 होता है जो लीवर के अंदर होता है, स्टोर एक्सक्रीट आउट नहीं होता। जैसे आपका विटामिन C और विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है, ये B12, समझ में, इसका ये कंडीशन होता है। चल, ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन बट विच ऑफ द स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। तो आपको मालूम है प्राइमरी का मतलब क्या होता है, इससे आगे क्या ही टूटेगा, सेकेंडरी का डीनेचुरेशन होता है, टर्सरी का, क्वार्टर, सबका डीनेचुरेशन होगा, विकृतीकरण, लेकिन प्राइमरी का डीनेचुरेशन नहीं होता है।
द स्ट्रक्चर प्रोडक्ट द अनअफेक्टेड हीटिंग, वही बात आ गई, तो प्राइमरी आ जाएगा फिर से। ओके, हीटिंग से अफेक्ट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एमिनो एसिड, तो सीरीन, एलानिन, लाइसिन आ जाएगा बेसिक एमिनो एसिड में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द आरबीसी डेफिशिएंसी। ओके, आरबीसी की डेफिशिएंसी कौन सा होता है, साइनोकोबालेमिन होता है ना, विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज गिव, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है अपन को, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब ये तो आप जानते हो, ये लिवो रोटेटरी होता है इसलिए माइनस, और वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है इस वजह से प्लस। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज स्टेबलाइज बाई। ओके, देखो प्राइमरी जनरली पेप्टाइड होता है, सेकेंडरी में क्यों स्टेबलाइज होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्लाइकोजन, इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सही बात है। ओनली अल्फा लिंकेज आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ये भी सही बात। इट इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीमर सिमिलर टू एमाइलोज, गलत हो गया, एमाइलोपेक्टिन के अकॉर्डिंग होता है। इट इज प्रेजेंट इन द ईस्ट, और ये तो बराबर, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, एमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है, एमाइलोज के सिमिलर नहीं होता। फिर द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड अमोंग द फॉलोइंग, लाइसिन, वैलिन, ल्यूसिन, एलानिन नहीं आता रे। ओके, बाकी सारे क्या होता है। फिर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, आरएनए और डीएनए के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। आरएनए पोसेस ए सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कंटेन थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेस, नहीं रहे, यूरेसिल होता है आरएनए में, तो यही इनकरेक्ट लग रहा है अपन को। डीएनए पोसेस ए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर कंटेन थाइमिन एज वन ऑफ द 4 बेस, सही बात है। आरएनए पोसेस डबल स्ट्रक्चर, गलत हो गया। डीएनए पोसेस सिंगल स्ट्रक्चर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला सेकंड ऑप्शन। तो ये अपना कौन सा हो गया, बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात देखो करो आप। ओके, इक्विलिब्रियम ऐसा ये रहा, तो इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पार्ट चालू होता अपना इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में देखो आप 1 by 1 इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम तो कुछ गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl, एक HCl है एक्वा सॉल्यूशन, उसका पीएच कितना बोल रहा है अपन को 1, इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ, क्या पानी, पानी के साथ अपन ऐड कर रहे हैं इक्वल वॉल्यूम, किसका इक्वल वॉल्यूम, HCl का इक्वल वॉल्यूम। ओके, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या फॉर्मूला लगा दो, N1V1 इक्वल टू N2V2, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन आ जाएगी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन आ जाएगी तो पीएच भी आ जाएगी। ओके, तो अपन क्या कहेंगे, देखो 1 by 1 अपन क्या बोलने वाले, मैंने क्या बोला, देखो कभी भी ऐसा कहे कि कितना अमाउंट में एक्स्ट्रा पानी ऐड करे वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग में याद रखना आपको, N1V1 इक्वल टू N2V2 वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में लाना है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोला, N1V1 इक्वल टू क्या बोला अपन ने, N2V2। ठीक है, आ जाओ आप। तो अपन को माना कि कंसंट्रेशन, देखो इसका पीएच कितना 1, ठीक है, पीएच 1 आ रहे, तो पीएच 1 कब आएगा, बोलो आप, पीएच 1 कब आएगा, तब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 1, मान लो वॉल्यूम ये, ठीक है, और ये अपना हो गया 1, और अपन को वॉल्यूम कितना बोला कि 2 टाइम्स कर दिया आपने, वॉल्यूम 2 टाइम्स कर दिया, अपन को ये M2 चाहिए। अब देखो यहाँ तो अपन N1, वैसे अपन इसको ऐसा सीधा कह सकते हैं क्योंकि इनका या तो ऐसा कह सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका तो वैलेंसी फैक्टर 1 ही है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा भी बोल दो। तो ये मान लो इसका कंसंट्रेशन अपन देखो 10 टू pH 1 आ रहे, तो माइनस लॉग ऑफ H कितना आएगा, बोलो 1 कब आएगा, बोलो 1 कब आएगा, किसका वैल्यू 1 आता है, ओके, log 10, क्या log 10, समझ में आएगी। तो मैं ऐसा कह दूं, तो देखो ये आ गया, इसका वॉल्यूम V है, ये कह रहा है कि 2V कर दिया, देखो V पहले V था और फिर क्या कर दिया V और कर दिया, तो M2 मेरे को फाइंड आउट करना है। और कंसंट्रेशन देखो pH आपको 1 दे रखा है, ठीक है आप, तो pH इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, तो H प्लस आइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो 10 टू पावर -1, मतलब 0.1 आंसर आएगा। ठीक है, V से V कैंसिल हो गया, तो आपका ये वैल्यू कितना आया, M2 कितना आया 0.1। ओके,
हाँ, तो सुनना मेरी बात, डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू कितने आया आपके पास, ये वैल्यू कितना आया 0.05, ऐसा आ गया। चलो अब अपन को पीएच, नेक्स्ट पीएच पूछे, तो पीएच करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, ऐसा लिख दूँ 5 - 2, ये क्या आ जाएगा मेरा H प्लस साइन, क्या आ जाएगा बोलो फटाफट, H प्लस साइन। तो बताओ पीएच मेरा क्या आ जाएगा सर 2 log of 5, और log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.7, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.3। तो इंक्रीज बाई कितने से इंक्रीज हो गया 1.3। सिंपल भाषा में यहाँ से हमने दोबारा से कंसंट्रेशन निकाली, इक्वल वॉल्यूम ऐड किया तो V + V 2V हो गया, पहले V था तो कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ उसके हिसाब से हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए वीक एसिड HA डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आप इसका आयनाइजेशन करो, HA किस में कन्वर्ट होगा, HA बोलो आप, HA किस में कन्वर्ट होगा H प्लस A-, ठीक है। माना कि शुरू में C कंसंट्रेशन 0 0, मैं कह रहा हूं कुछ पार्ट गया C-X गया, CX, तो अपन को क्या कह रहा है, विच ऑप्शन करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पीएच। तो देखो आप बताओ, बोलो वीक एसिड का क्या होता है पीएच का फॉर्मूला pKa, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ क्या फॉर्मूला होता है, बोलो मैं ऐसा लिखूंगा आयन H+/HA, यही तो लिखते हैं अपन, ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो अपन को pH - pKa क्या बन गया आपके पास लॉग ऑफ, ओके, और H प्लस कितना है CX, और ये क्या है C1 - X आ जाएगा, तो C से C कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा लॉग ऑफ X/1 - X। कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऐसा, ये रहा, ठीक है। कुछ नहीं किया, आयनाइजेशन किया, शुरू में कंसंट्रेशन C मान लिया, और अपन को ये pH माइनस, अपन जानते हैं pH = pKa, ओके, ऐसा फॉर्मूला होता है। चलो अब क्या कह रहा है, फॉस्फोरिक एसिड आयनाइज इन 3 स्टेप with their ionization constant value of K1 K2 respectively while the K is the overall constant of the following earth। तो देखो आपको मालूम है, ओके, तो ओवरऑल अपन को देखो पहले दिमाग में लगाओ आप एक चीज, देखो H3PO4 है, H3PO4 का आयनाइजेशन होगा तो वो क्या बनाएगा H2PO4 माइनस, ओके, प्लस H प्लस साइन, फिर दोबारा इसका आयनाइजेशन होगा, ये आपको बोल रहा है 1, फिर दोबारा आयनाइजेशन होगा तो क्या बनेगा HPO4 - 2, ओके, और वही आपका H प्लस, फिर थर्ड आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा PO4 -3 प्लस H, और ये K3, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ सीधा जाऊँ, ये मेरे को बोल रहा है K है, तो बताओ ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ K = K1 K2 और K3, अरे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो सीधा ये लिख दें, सबको मल्टीप्लाई कर देते, तो पहला ऑप्शन तो देखो ये सही आ रहा है। अब अपन को इस फॉर्म में नहीं दिया, तो अब देखो इसको अपन लॉग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो तो उसको किस में चेंज कर लेते हैं प्लस में ना, तो log K1 प्लस log K2 प्लस log K3, बात समझ रहे हो। तो पहला ऑप्शन सही आ रहा है, पहला ऑप्शन सही आ रहा है। H3PO4 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, देन ये सही बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे आपको मालूम है जैसे जैसे आयनाइजेशन सक्सेसिव आयनाइजेशन होता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, जैसे जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन होगा वैसे वैसे क्या होगा, बोलो आयनाइजेशन की रेट कम हो जाती है, तो ये सही बात है सेकंड ऑप्शन भी। K1 ये देखो ये क्या कर, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अगर किसी भी एक एसिड का सक्सेसिव आयनाइजेशन होता है तो लगातार आयनाइजेशन क्या होता जाता है, कम होता जाता है, बस समझ में आए, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन का कोई मतलब है नहीं, तो A, B और C ऑप्शन सही। चलो नेक्स्ट बात कह रहा है अपन को, क्या बात कर रहा है, फॉर द रिएक्शन A गैस कन्वर्ट इनटू 2B द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रेट रिएक्शन। तो अपन को क्या बोल रहा है कि रिएक्शन का KP निकालो, तो देखो पहले अपन क्या कहेंगे KC बराबर क्या होगा K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, तो KC तो ये निकाला है, K फॉरवर्ड क्या कह रहे हैं कि बैकवर्ड है वो ज़्यादा है, तो मैं ऐसा कह दूँ K फॉरवर्ड बैकवर्ड ज़्यादा है 2500 टाइम्स, तो ये कैंसिल हो गया, तो मेरा KC अगर मैं यहाँ ऊपर 10,000 लिख देता हूँ तो 10⁻⁻4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2500, ओके, तो कितना आ गया 4, तो कितना आया 4 × 10⁻⁻4 आपका KC आ गया। अब आपको KP फाइंड आउट करना है, तो KP = क्या होता है KC और क्या लिखेंगे RT की पावर del n। तो देखो 1 से 2 बन रहा है तो del n तो क्या हो जाएगा इसका
डेल एन, बोलो डेल एन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो के सी आपका कितना है 4 इंटू 10⁻⁴, ओके। आर टी किस में आंसर चाह रहा है अपन को, किस में आंसर चाह रहा है अपन को, बोलो, एक मिनट, ओके बेटा। तो देखो आर अपन को इतने में दे रखा है और टेम्परेचर कितना है अपना 1000, तो यहां से 1000 बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 83 आ जाएगा, और पावर 1, देखो ये 83 कैसे आएगा, 1000 बोल रहे हैं अपन, तो यहाँ आएगा 1000, तो कितना आ जाएगा बोलो, तो ये ऑप्शन आएगा अपने पास, ओके। देख लो आप, 4 × 12, 8 × 32 इंटू 10⁻⁴, तो आंसर क्या आएगा 0.0322, ऐसा ऑप्शन है ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, कुछ नहीं किया, यहाँ से बेटा ये इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ से केसी निकाला, और केपी बराबर क्या होता है केसी आर टी की पावर डेल एन, और आर टी की पावर डेल एन में डेल एन क्या लिखा, एन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। फिर आ जाओ, ये देखो एक्स से डब्लू चाहिए, तो एक्स से डब्लू मतलब सारी की सारी रिएक्शन को अपन ऐड कर देंगे, एक्स से डब्लू चाहिए अपन को, सारी रिएक्शन को ऐड कर देंगे, और आपको मालूम है रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आएगी, तो यहाँ तो सीधा ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, K1 K2, क्योंकि रिएक्शन को अपने ऐड किया है, तो सबका वैल्यू लिख दो, K1 K2 K3 का 1 × 2 × 4, तो आंसर कितना आ गया 8, तो आंसर 8 आ जाएगा, समझे मेरी बात। अरे एक्स से जेड चाहिए, तो एक्स से जेड चाहिए तो मैं इन सबको जोड़ूंगा तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो एक्स से डब्ल्यू आएगा ना। अगर रिएक्शन को हम ऐड करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A B + C, Kc का वैल्यू अपन को दे रखा है एट ए कंपोजिशन ऑफ द रेट, देखो, और ये अपन को दे रखा है, तो अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मतलब A का स्क्वायर, प्रोडक्ट B कितना है अपना, सब सारे इक्वली है, समझ में, सारे इक्वली है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं अगर सारे के सारे वैल्यू इक्वली है, A B और C इक्वली है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि B बराबर भी C हो गया, तो मैं ऐसा ही कह दूं सीधा, समझ में आएगी, ये हो गया आपका B का स्क्वायर और ये हो गया आपका A का स्क्वायर, और अपन जानते हैं सब बराबर ही है, तो B का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, सॉरी B का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आया, Q का वैल्यू आपका 1 आया, और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 4 × 10⁻⁻3, तो कौन ज्यादा है बोलो, Q इज ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम, ओके। देखो Q इज लेस देन K इक्विलिब्रियम होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम, और ग्रेटर होता है बैकवर्ड रिएक्शन, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ओके। रिएक्शन हैज गॉट टू कंप्लीशन, रिएक्शन हैज बी टेंडेंसी टू गो बैकवर्ड डायरेक्शन, बस समझ में आएगी, तो ये आंसर आ जाएगी। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इन द रिएक्शन ये इतना दे रखा है, तो डेल जी नॉट बताओ, तो बताओ डेल जी नॉट का क्या फॉर्मूला होता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू होता है -RT, ओके, 2.3 log ऑफ K, तो सॉल्व कर दो बस इसको, डेल जी नॉट माइनस किस में चाहिए, कैलोरी में आंसर चाहिए तो 2 लिख दो, टेम्परेचर कितना दे रखा अपन को 300 केल्विन, ओके, 2.3 log ऑफ, बोलो K को क्या लिख दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो हम क्या लिखेंगे, C का कंसंट्रेशन, D का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन और D का कंसंट्रेशन, तो देखो यहाँ से आया -600 और 18 6 दूनी 12, तो ये आ गया कितना रे 6 6 18 और 6 दूनी 12 13, तो कितना आया अपने पास 138, ओके, ऐसा सा कुछ आया, और लॉग ऑफ ये देख लो आप, C का कंसंट्रेशन कितना बोला
बोलो C कितना है इसमें 10, ठीक है, और D कितना है 6, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 3, 3 से 3 कैंसिल, और log 10 का वैल्यू तो क्या होता है 1 होता है, तो log 10 का वैल्यू तो 1 हो गया, तो हमारा आंसर लगभग यही आ जाएगा वापस, ठीक है, 80 के आजू बाजू। तो कौन सा माइनस में आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट, अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए लेविस एसिड। तो लेविस एसिड, लेविस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। OH ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लॉन पेयर है, तो ये तो क्या है लेविस बेस है, इस पे भी लॉन पेयर है, लेविस बेस है, H2O पे भी लॉन पेयर है, लेविस बेस है, इस पे लॉन पेयर नहीं है, इस पे वैकेंट ऑर्बिट है, और जो वैकेंट ऑर्बिट है तो किसकी तरह काम करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अपन को ये रिएक्शन दे रखा है, अफेक्ट द एडिशन ऑफ हीलियम गैस। देखो इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, आपको लॉजिक पता होगा, अगर अपन आइडियल गैस, इनर्ट गैस निष्क्रिय वायु ऐड करते हैं, दो कंडीशन होती है उसमें, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन किधर की तरफ जाती है, मोर मोल की तरफ शिफ्ट होती है। तो एडिशन ऑफ हीलियम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, क्योंकि अपन को देखो कुछ नहीं दे रखा, याद रखना, अगर एक चीज याद रखना, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो तो ऐसा माना जाता है कि जनरली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किस पे होती है, बंद कंटेनर के अंदर। और बंद कंटेनर में क्या सेम होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो ये पहला ऑप्शन सही आएगा। अभी चेक करते हैं अपन, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वाला ऑप्शन भी है तो फिर अपन को मोस्ट प्रोबेबल पहला ही देना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है वो बंद पात्र में होती है, और बंद पात्र में वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फिर भी देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर Cl2 इन PCl। देखो ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन किधर की तरफ, मोर मोल, तो मोर मोल तो इधर ही है, आगे की तरफ भी जाएगी, सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है। द इक्विलिब्रियम विल बी गो बैकवर्ड ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ, नहीं बैकवर्ड नहीं जाएगी, हीलियम विल बी PCl5 रिएक्शन विल बी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों हो सकता है, लेकिन हमारे को गिवन नहीं हो तो याद रखना है कि ऐसा माना जाता है कि रिएक्शंस होती है वो बंद पात्र में होती है, क्लोज कंटेनर में होती है, क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन अफेक्ट नहीं होती। तो मैं पहला ही ऑप्शन दूंगा इसका। इन ए बेस वर्सेज एसिड टाइट्रेशन एट द एंड पॉइंट, मिथाइल ऑरेंज, आपको मालूम है मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, एंड पॉइंट पे बेंजोनोइड फॉर्म है वो क्यूनोइड फॉर्म में चेंज होती है। ओके, बेंजोनोइड फॉर्म है वो क्यूनोइड फॉर्म में चेंज, आपको मालूम है येलो रेड कलर का आता है, बस समझ में, तो बेंजोनोइड फॉर्म चेंज इनटू क्यूनोइड फॉर्म। ओके, ध्यान रखना आप एंड पॉइंट पे। द पीकेबी ऑफ द डाइमिथाइल एमिन और पीके ऑफ द ये इतना है, तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पीएच ऑफ ये, तो देखो रे पीएच क्या फॉर्मूला होता है पीएच का, आपको मालूम होगा पीएच का। वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या फॉर्मूला होता है, वीक एसिड और वीक बेस के वीक एसिड और वीक बेस में बोलो 7/2 पीके माइनस पीकेबी, ऐसा ऑप्शन होता है। तो 7 + ½ पीके कितना है, तो देखो पीके और पीकेबी सीधा ही दे रखा है अपन को। ओके, जो ज़्यादा उसमें से माइनस कर देते हैं, 4.77 - 3.27, तो आंसर अपने पास कितना है 7 प्लस ये हो गया आपका 27 ना, तो 1.5 हो गया, तो 1.5 हो गया कि नहीं हो गया, कि 0.5 हो गया, नहीं 1.5, मतलब 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया 7 प्लस कितना है 0.75, तो आंसर कितना हो गया 7.75। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो आपको मालूम है वीक एसिड वीक बेस के केस में ये फॉर्मूला होता है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट टेक द लेविस बेस। आप बताओ लेविस बेस की तरह कौन काम नहीं करेगा। लेविस बेस का मतलब लॉन पेयर होना चाहिए, लेविस एसिड का मतलब वैकेंट ऑर्बिट होना चाहिए। तो देखो पहला देखो सल्फर, आपको मालूम इसमें एक लॉन पेयर होता है, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने देखा था एक लॉन पेयर आता है। बोलो सल्फर कितना बॉन्ड बना सकता है 6, कितना बना रहा है 4, तो एक लॉन पेयर के फॉर्म में, तो ये इसमें होगा PCl5, इसमें कोई लॉन पेयर नहीं होता है, तो अभी तक ऑप्शन ये जाएगा ClF3। तो बताओ क्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है 7, बॉन्ड कितने बना रहा है 3, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लॉन पेयर बच गए, इसमें भी रहेगा NF3।
ओके कितने बॉन्ड बना सकता है? 5। 3 बॉन्ड जोड़ रखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 1 लोन पेयर बच गया। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? PCl5। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द सॉल्विटी ऑफ ये कितना होगा? तो मैं क्या लिखूंगा इसका? KSP। मैंने आपको बताया KSP कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। और S कैल्शियम है 1 का पावर 1, OH 2 का पावर 2, और S के ऊपर दोनों की पावर। तो क्या आ गया? 4s³। ये आपका KSP आ गया। अब KSP आपको देखो सीधा दे रखा है 5.5 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू 4s³। तो s³ इज इक्वल टू कितना है? 5.5/4 × 10⁻⁶। ठीक है, और ये लगभग आ गया अपने पास 15। ओके 15 60। ओके 15 लगभग 14 आ जाएगा, मतलब 1.5 × 10⁻⁶ s³। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻²। क्यूब करेंगे ना अपन, s बराबर और 1.5 बोलो 144 1.2 और 1.2 कितना हो गया? 120। 1.1 के करीब आंसर आ जाएगा। कितना? 1.1। तो ऐसा ऑप्शन देख लो आप, 1.1 × 10⁻⁻ ये वाला। ठीक है, 1/4 किया था। फिर क्या बोला? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये दे रखा है। तो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये, तो देखो NH3 कितना राइट साइड में, यहाँ कितना लेफ्ट साइड में 2। तो पहले तो उसको उल्टा करना है। तो उल्टा करने तो अपन क्या लिखते हैं? बोलो उल्टा करते तो डिवाइड कर देते हैं ना। तो आपको K1 तो नीचे आ जाएगा, N2O2 कन्वर्ट इनटू 2NO। 2NO ही चाहिए राइट साइड में ही। तो ऐसा कैसा ही लिख दो। फिर H2 आपको 1 नहीं चाहिए, H2 आपको कितना चाहिए? 3। तो देखो इसको, इस वाली रिएक्शन को उल्टा किया अपने, इसको सेम रखा और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से जो मल्टीप्लाई करते हैं ओके वो क्या करते हैं? पावर में चढ़ा देते हैं ना। ओके 3 से जो मल्टीप्लाई करते हैं, K3 की बात कर रहे हैं अपन, वो पावर में चढ़ा देंगे। तो ऐसा ऑप्शन देख लो आप। ओके K2 K3 का पावर 3 और ये पहला ऑप्शन। ठीक है, याद है आपको कैसे करते हैं? रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, रिएक्शन को उल्टा कर रहे हैं तो डिवाइड में लिखते हैं, और जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो वो आपको पावर में चढ़ा देना है। बस ये कॉन्सेप्ट यूज किया अपन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड। जैसे देखो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो H2O मिलके क्या बनाएगा? OH-। तो ये एसिड हो गया, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। ऐसे ही HF, ओके ये एसिड है आपको मालूम है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? F-। तो OH- और F- आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट बोथ ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। ओके कौन एक्ट नहीं कर सकता? तो देखो ये क्या आता है? एक H+ ले भी सकता है और एक H+ दे भी सकता है। बस समझ में आएंगे? तो दोनों की तरह काम कर सकता है। सेम ये भी एक H+ ले भी सकता है और एक H+ दे भी सकता है। बस समझ में आएगी? HCl, देखो रे HCl क्या कहते हैं? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ में आएगी? ये देगा ही, ये लेगा नहीं। बस समझ में आएगी? तो आंसर कौन सा आ जाएगा? HCl आंसर आ जाएगा। NH3 क्या होता है? NH3 के बाद वैकेंट होता है, आपको मालूम है। समझ में? ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो आंसर कौन सा आएगा? HCl। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ GrO3, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना सिखाया। देखो KSP क्या कैसे लिखते हैं? ये 3 है तो 3 का पावर 3, ये 2 है तो 2 का पावर 2, सॉरी 4 है, ये तो कितना है? 4, 4 का पावर 4, और S के ऊपर पावर 7, दोनों का पावर चढ़ा देते 3 और 4। तो S की पावर 7 क्या आ जाएगा? KSP। ये आ गया 27, और 4 का पावर 4 कितना हो गया? 4 16 64, और 64 256। तो S के ऊपर पावर आ गया KSP अपॉन 256। बहुत ज़्यादा है, मतलब वो वाला ऑप्शन आ रहा होगा 6912 का पावर 1/7। ठीक है, खुद
खुद की टॉपिक खुद के सर, जितना आयन उतना पावर, जितना आयन उतना पावर, सॉल्युबिलिटी पे दोनों का पावर, ऐसा। विच मैक द बेसिक बफर, बताओ बेसिक बफर के लिए क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीक बेस, और उसका सॉल्ट होना चाहिए। ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों में बताओ कितना एमएल हुआ है? अगर इसके मोल निकालो मैं, तो पहले वाले केस में मोल कितना हुआ बोलो? 10 मिलीमोल। और इसमें भी कितना हुआ? 10 मिलीमोल। तो ये तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, तो यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर 50 और ये, तो कितना आया? 5 मिलीमोल। और यहां कितना आया? 25 मिलीमोल। तो देखो यहां ये स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। नहीं, ऐसा नहीं, वीक एसिड और उसी का साल्ट, तो ये में बच सकता है। लेकिन सिचुएशन क्या है? एसिड और बेस। बोलो क्या होना चाहिए? या तो एसिड और उसका ही साल्ट, या बेस या उसी का साल्ट। तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं। 100 ml वही आया 10 मिलीमोल, और यहाँ भी 10 मिलीमोल आया। तो देखो ये एसिड NaOH, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और इस वाले में ये 10 आया और ये 20 आया, 20 मिलीमोल। तो 20 मिलीमोल आया, तो देखो क्या होगा? एसिड के 10 से और इसके 10 कैंसिल आउट हो गए। तो बताओ NH4OH के कितने बच जाएंगे? अरे 10 और 10 तो न्यूट्रलाइज हो गए, तो NH4OH के 10 बच जाएंगे। और ये दोनों मिलके बना क्या लेंगे? ये तो हो गया आपका वीक कंपोनेंट, और इसका सॉल्ट बन जाएगा सॉल्ट। देखो ये समझ में आएगी क्यों? क्योंकि ये और ये मिलके क्या बनाएंगे? NH4Cl बनाएंगे, तो 10 मिलीमोल वो बच गए। तो ये अब की बार दोनों सही, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? चौथा ऑप्शन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ BSO4 वाटर, ओके इतना है। द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो KSP क्या होता है? BSO4 1 की पावर 1 1 की पावर n स्क्वायर, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? KSP। और KSP, और अपन को S तो दे ही रखा है, सॉल्युबिलिटी सीधा ही दे रखा है। तो बोलो KSP कितना आएगा? स्क्वायर कर दो वैल्यू जो भी दे रखा है, 2.42 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? पावर -6 आ गया। ठीक है। और अच्छा एक चीज और देखो, देखो एक चीज और देखना, आंसर मोल में दे रखा है और ऊपर वाली सॉल्युबिलिटी किस में दे रखी है अपन को? देखो ग्राम, तो उसको मोल में चेंज करो। पहले तो आपकी ये सॉल्युबिलिटी दे रखा है 2.42 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये तो ग्राम वाली। अब मोल वाली याद करूंगा तो डिवाइडेड बाई मोलर मास करूंगा, 2.42 इंटू 10⁻³ मोल। एक मोल में कितना मोलर मास होता है? कितना बोला इसने? 233। तो मैं ऐसा कह दूं S मोल वाली, तो ये मैं ऐसा कर दूं 10⁻², ऊपर जाके 10⁻5 हो गया और लगभग 1 बच गया। तो 1 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 10⁻10, 10⁻10, तो ये आ गया 10⁻10। बस समझ में आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? वही पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। KSP क्या होगा? बोले क्या होगा? 2 की पावर 2 1 का पावर 1 और S की पावर दोनों, तो कितना आ जाएगा? 4S³। ये आपका KSP आ जाएगा। तो KSP 4S क्या बोला? कंसंट्रेशन दे रखा है ना, 2.2 इंटू 10⁻⁴ का क्यूब, तो 4 और क्यूब कर रहे हैं तो समथिंग अराउंड 10 आ जाएगा। ओके, इंटू 10⁻³ करा तो ये आ गया 10⁻12, तो 4 इंटू 11 के करीब ऑप्शन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आया? ये। नेक्स्ट, इन ए क्वालिटेटिव एनालिसिस BI प्लस डिटेक्टेड अपीयरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेट BiOH का ये कैलकुलेट द pH व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओके एट 298 केल्विन। तो कोई दिक्कत ही नहीं,
तो देखो यहाँ से करते हैं अपन, देखो के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, BiO प्लस, ओके, और OH माइनस, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, BiO और OH, ऐसा हो गया। तो के इक्विलिब्रियम अपने पास, तो देखो ये तो सॉलिड है, ये सॉलिड, तो सॉलिड की कंसेंट्रेशन तो अपन क्या मान लेंगे, यूनिट, क्या मान लेंगे, यूनिट मान लेंगे। सॉलिड की कंसेंट्रेशन तो क्या मान लेंगे, यूनिट। तो ये अपन को कितना बोल रखा है, 4 × 10⁻10। अब देखो ये क्या है, ये एक ही आ रहा है, तो मैंने मेरे हिसाब से मान लिया कि एक्स का एक्स पार्ट और इसका भी एक्स पार्ट, तो कितना हो गया टोटल। मैंने आपको बताया था रिएक्शन में कि ये ओके ये यूनिट है, तो ये एक्स बन रहा है और ये एक्स बन रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻5, और ये एक्स है क्या एक्चुअल में, OH माइनस, ठीक है। अब अपन को pH पूछे, तो OH माइनस अपने पास ये आया, तो अपन जानते हैं देखो H+ आयन और OH आयन वो किसके बराबर होता है, KW के बराबर होता है। तो KW, तो H+ आयन अपने पास आ जाएगा, KW कितना है, 10⁻14, और ये कितना आ गया, 2 × 10⁻5, तो कितना आ गया बोलो, -9, और ये 5 ले लिया मैंने, 5 × 10⁻10, तो ये आ गया मेरा H+ आयन, ठीक है। अब pH निकाल लो, तो pH क्या निकालूंगा मैं, 10 माइनस log5, और log5 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 0.7, तो 9.5 के समथिंग ऑप्शन आएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो ये दिमाग में आया अपने क्वेश्चन, तो ऐसा है। चलो बाकी हो गया, तो ये अपना पार्ट खत्म हो गया।